श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे वक्री ग्रह पर। परंतु पहले एक बात बताता हूँ, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक निश्चित करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वे भी एक नवीन ज्ञान ग्रहण कर सकें, और हो सकता है कोई कमी हो तो वे सुधार सकें। दूसरा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि समय समय पर आपको मेरे वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी नीमच से, मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपका नयनम, भविष्य फल मार्तंड और श्री भादव माता पंचांग, ये 5 मेरे द्वारा लिखित हैं। द्वारिका प्रसाद जी मेरी पुस्तकें पढ़ते हैं और उनने बार बार मेरे से ये कहा है कि आप वक्री ग्रह पर एक वीडियो बनाएं। वक्री ग्रह एक सामान्य ज्योतिषी को समझाना टेढ़ी खीर है, क्योंकि जो पंचांग बनाना जानते हैं वे ही वक्री और मार्गी बता सकते हैं कि कब ग्रह वक्री होगा, कब मार्गी होगा। और वर्तमान के पंचांगकर्ता तो 90% 95% नहीं बता सकते कि ग्रह कब वक्री होगा, कब मार्गी होगा। और जो दृश्य पद्धति से जो पंचांग निर्माण कर रहे हैं, केतकी ग्रह गणित से भी और लेटेस्ट अत्याधुनिक जो विधि है उससे पंचांग निर्माण कर रहे हैं, वे तो ये नहीं बता सकते हैं कि कब वक्री होगा और कब मार्गी होगा। वो जो सॉफ्टवेयर बता देता है कि कब वक्री होगा, कब मार्गी होगा, वो लगा देते हैं। तो ग्रह के शीघ्र केंद्र फिक्स हैं कि ये ग्रह इतने शीघ्र केंद्र पर जाकर वक्री होगा और इतने शीघ्र केंद्र पर जाकर मार्गी होगा। ग्रह के 2 केंद्र होते हैं, मंद केंद्र और शीघ्र केंद्र। तो कुछ ग्रह मंद स्पष्ट होने से ही स्पष्ट हो जाते हैं, कुछ ग्रह को मंद स्पष्ट और शीघ्र स्पष्ट करना पड़ता है तब ग्रह स्पष्ट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बार जब उनने मेरे से कहा तो आज मुझे लगा कि अब मुझे उनकी बात सुन ही लेना चाहिए, और इस पर मैं कुछ प्रकाश डाल रहा हूं, पर वो परम सत्य नहीं है, ये एक मोटा रूप है। क्योंकि ग्रह शीघ्र केंद्र पर जाकर ही वक्री होते हैं, जैसे उदयास्त होते हैं वैसे नहीं होते हैं। और उदयास्त के भी जो अंश बताए गए हैं वे मध्यम हैं, उनसे पहले भी ग्रह लोप हो सकता है, उनके बाद भी लोप हो सकता है, या उनके बाद भी दर्शन हो सकता है, उनके पूर्व भी दर्शन हो सकता है। वो उन्नतांश पद्धति से कह सकते हैं कि हम ग्रह का कब अस्त होगा, कब उदय होगा, लोप दर्शन जिसको कहते हैं। तो एक बात और है कि जो गुरु और शुक्र के लोप दर्शन है वो उन्नतांश पद्धति से लगाए जाते हैं, और वो केतकर महोदय ने इजाद की थी, मतलब उनने इस पद्धति को बनाया था, उन्नतांश पद्धति को, और वो ही वास्तविक लोप दर्शन के लिए सत्य हैं। अन्य ग्रहों के लोप दर्शन जैसे मंगल है, बुध है, इनके लोप दर्शन फिर उससे नहीं लगाते, मंगल बुध और शनि के, क्योंकि इनके लोप दर्शन का इतना प्रयोग नहीं होता है। मुख्य रूप से प्रयोग गुरु शुक्र के लोप दर्शन का होता है, क्योंकि वो विवाह में प्रभाव डालते हैं। तो अब आगे चलते हैं हम। आज का मूल हमारा प्रकरण है वक्री ग्रह। वक्री ग्रह मंगल सूर्य से 135 डिग्री पर वक्री हो जाता है। 135 डिग्री का अर्थ है 4 राशि
15 अंश पर। 4 राशि 15 अंश दूरी होने पर वो वक्री हो जाता है और 60 दिन तक वक्री रहता है और 60 दिन में मार्गी हो जाता है, अर्थात 60 दिन वक्री रहता है। बुध सूर्य से 28 अंश से अधिक आगे पीछे नहीं जा सकता है। जब वो सूर्य से बुध 27 डिग्री आगे चला जाता है तो 27 डिग्री पर जाकर बिल्कुल मंद हो जाएगा और 28 डिग्री पर की दूरी पर जाकर वक्री हो जाएगा। और जैसे ही वो वक्री हुआ, पीछे चला और 27 डिग्री पीछे जाने पर वापस उसकी गति शीघ्र हो जाती है, अति शीघ्र। 28 अंश पर जाकर वो परम शीघ्र हो जाता है और इस प्रकार वो 92 दिन तो मार्गी रहता है और 23 दिन वक्री रहता है। तो बुध कब वक्री होगा? जब सूर्य से 27 अंश 28 अंश दूर चला जाएगा तब वक्री हो जाएगा और फिर वो 23 दिन वक्री रहेगा। पर ये सब स्थूल मान है, पहले ही कह चुका हूं। आप कह देंगे कि साहब आपने जो अंश बताए उस पर यह घटना नहीं हो रही है, तो नहीं होगी। गुरु सूर्य से 120 अंश पीछे वक्री हो जाता है और 120 अंश आगे रहने पर मार्गी हो जाता है। ये मंगल बुध गुरु जब वक्री से मार्गी, मार्गी से वक्री होते हैं तो उस समय लगभग एक एक दिन जो है ये एक दिन, ये भी मोटे रूप से एक दिन और ये 1-2 दिन तक स्तंभी रहते हैं। स्तंभी का अर्थ ना आगे जाना ना पीछे जाना, वहीं पर रहना, तो उनको स्तंभी ग्रह कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं शुक्र। मंगल बुध गुरु के संबंध में आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं शुक्र। शुक्र 72 डिग्री आगे पीछे जा सकता है सूर्य से। 72 डिग्री में 30 का भाग लगा देते हैं। देखिए 3 दूनी 6, अर्थात 2 राशि 12 अंश शुक्र सूर्य से आगे चला जाएगा और इतना ही पीछे चला जाएगा। तो जब सूर्य से आगे वो 72 डिग्री हो जाता है, अर्थात 2 राशि 12 अंश, तो 2 राशि 11 अंश दूर जाने पर वो उसकी गति मंद हो जाती है और 2 राशि 12 अंश पर जाकर वो वक्री हो जाएगा। सूर्य से इतना दूर जाकर वक्री हो जाएगा और वक्री होने के बाद में वो 45 दिन वक्री रहेगा और 45 दिन वक्री होकर मार्गी होने के बाद 510 दिन मार्गी रहेगा। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब शनि पर आते हैं। शनि उदय के 135 दिन बाद मार्गी होता है और उसके 140 दिन वक्री रहता है, अर्थात उदय के 135 दिन बाद मार्गी होता है, अर्थात वो उदय होने के भी 5 दिन पहले से ही वक्री चलता है, जो 135 दिन बाद वो मार्गी हो जाता है। कुल मिलाकर शनि 135 दिन वक्री रहता है। अब चलते हैं हर्षल। 150 दिन वक्री होता है। नेपच्यून 159 दिन वक्री होता है। प्लूटो 160 दिन वक्री होता है। हर्षल और नेपच्यून जब वक्री होते हैं तो 9-10 दिन स्तंभी रहते हैं, अर्थात ना आगे जाना ना पीछे जाना। प्लूटो जब वक्री या मार्गी होता है, अपना वक्री से मार्गी या मार्गी से वक्री होता है, तब यह 7 दिन स्तंभी रहता है और शनि 5 दिन स्तंभी रहता है। शुक्र 1 दिन स्तंभी रहता है। इस प्रकार इन ग्रहों का स्तंभन काल, वक्र काल, मार्ग काल मैंने आपको बताया। ये जो है वर्ष में एक बार सारे ग्रह वक्री होते हैं। वर्ष में एक बार सारे ग्रह वक्री होते हैं, परंतु शुक्र और मंगल के लिए यह शर्त लागू नहीं होती है। शुक्र मंगल कभी कभी 1 साल से ऊपर जाकर भी
वक्री होते हैं। बुध एक वर्ष में 3 से 4 बार वक्री मार्गी होता है। बुध एक वर्ष में 3 से 4 बार वक्री मार्गी होता है, तो उतनी बार ये लोक दर्शन इसका हो जाता है। तो सबसे ज्यादा वक्री मार्गी होता है बुध। उसके बाद बाकी ग्रह सभी वक्री मार्गी वर्ष में एक बार अवश्य हो जाते हैं। पूरे एक वर्ष में नहीं, थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है। पर मंगल और शुक्र के लिए ये शर्त लागू नहीं होती है। जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका शुभत्व कम हो जाता है, और जब कोई पाप ग्रह वक्री होता है तो वो वक्री होकर शुभ फल प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में यदि पाप ग्रह वक्री हों तो उसके लिए वो बहुत फायदेमंद रहेगा। ऐसे ही यदि कोई शुभ ग्रह वक्री हैं तो वो नुकसानदायक रहेगा या उसका शुभत्व समाप्त हो जाएगा, वो अपना शुभ फल नहीं दे पाएगा। अब यदि कहीं कोई वक्री ग्रह बैठा है, लग्न में यदि कोई वक्री ग्रह बैठा है, तो उस जातक की बुद्धि विपरीत चलेगी, मतलब वो उल्टा कार्य करेगा। ऐसे द्वितीय भाव में यदि बैठा है तो पारिवारिक सदस्य हमारे विपरीत कार्य करेंगे। तृतीय भाव में यदि कोई वक्री ग्रह बैठा है तो छोटा भाई विपरीत कार्य करेगा। चतुर्थ भाव में यदि कोई वक्री ग्रह बैठा है तो वहाँ पर माता विपरीत कार्य करेगी, और पंचम में बैठा है तो संतान, छठे बैठा है तो मामा मौसी, सप्तम में जीवन साथी, अष्टम में हम कह सकते हैं कि जीवन साथी का परिवार, नवम से हम कह सकते हैं हमारे साला साली या ननद देवर, और दशम से पिता, एकादश से बड़े भाई। इस प्रकार द्वादश भाव से हम कह सकते हैं कि हमारे पिताजी के छोटे भाई, और अष्टम भाव से पिताजी के बड़े भाई का भी विचार किया जाता है। इस प्रकार मैंने आपको फल बताया, परंतु इसमें भी कुछ उतार चढ़ाव की प्राप्ति होती हैं। तो देखिए ग्रह वक्री, अब यदि बुध वक्री हैं तो बुध को बुद्धि को विपरीत करेगा ही करेगा। यदि मंगल वक्री हैं तो वहाँ पर हमारे कृषि, धातु, लोहा, इसमें विपरीत फल की प्राप्ति होगी। यदि गुरु वक्री हैं तो उल्टा ज्ञान चलेगा। जैसे कहते हैं नहीं कि हमारे जो वर्तमान के कुछ अपने आप को धर्माचार्य कहते हैं, वो मंच पर बैठकर दूसरे धर्मों का प्रचार कर रहे हैं, तो वो विपरीत ज्ञान होना गुरु की वक्रता के कारण है। तो ऐसे आचार्यों की कुंडली में देखना चाहिए कि क्या उनका कोई गुरु तो वक्री नहीं है। शुक्र अगर वक्री है तो पत्नी जो है वो या उल्टा कार्य करने वाली होगी, और गुरु अगर महिला के है तो उसका पति ऐसा होगा, हो सकता है, होगा नहीं, क्योंकि अन्य ग्रहों पर भी विचार किया जाता है। शनि यदि वक्री हैं तो उसके नौकर विपरीत रह सकते हैं, विपरीत सलाहकार। इस प्रकार ये ग्रहों का स्थूल फल है। सूक्ष्म फल के लिए तो उनकी कुंडली, उनका भाव आदि सभी देखा जाना आवश्यक है। यदि लग्न में बुध वक्री हैं तो उसकी बुद्धि उल्टा कार्य करेगी, और यदि बुध लग्न में वक्री हैं परंतु वो चलित हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार कोई भी फल कहने के पूर्व उस पर समग्र रूप से विचार करके ही अपना मुंह खोलना चाहिए। एक योग बन रहा है पर उस योग को समाप्त करने वाले योग भी साथ में बने हुए हैं, तो उस योग का फल आपको
पूरा प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए समग्र रूप से विचार करके ही जातक का फल कहना चाहिए। ये मैंने जो आज का प्रकरण है वो शुद्ध और सूक्ष्म नहीं है, मोटे रूप में है। सूक्ष्म और शुद्ध के लिए तो आपको पंचांग बनाना सीखना पड़ेगा, और पंचांग बनाना सीखने के बाद ही आप कह सकते हैं कि कौन सा ग्रह कब जाके वक्री होगा और कब जाके मार्गी होगा। इसके लिए सबसे अच्छा साधन है कि जो आपके पास पंचांग उपलब्ध हैं उसी पंचांग से आप देखें कि ग्रह कौन सा कब मार्गी हो रहा है और कब वक्री हो रहा है। इसका निर्देश हर प्रत्येक पंचांग में दिया रहता है, परंतु आप पंचांग का जो प्रयोग करते हैं वो दृश्य पद्धति का पंचांग हो, क्योंकि सूर्य सिद्धांत स्थूल हो चुका है, ग्रह लाघव स्थूल हो चुका है, मकरंद स्थूल हो चुका है, ब्रह्म सिद्धांत स्थूल हो चुका है, बहुत सारे सिद्धांत स्थूल हो चुके हैं। इसलिए उनका अध्ययन करना, उनसे पंचांग बनाना कोई काम का नहीं है। वर्तमान समय में देखें, आपकी यूनिवर्सिटियों में सूर्य सिद्धांत चला रखा है, और यदि आप बच्चों को सूर्य सिद्धांत पढ़ाएंगे तो वो सूर्य सिद्धांत पर ही काम करेंगे। आप सूर्य सिद्धांत या सिद्धांत शिरोमणि एक सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ाएं, पर उसके साथ में दृक् सिद्ध पंचांग निर्माण की विधि भी उनको पढ़ाएं, तो ही आपका ये पढ़ाना उचित होगा। इस संबंध में मैं एक यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं उनसे मिल चुका हूँ, परंतु उनने कहा कि हम आपको बैठक होगी तब बुलाएंगे, पर ये सब कोई कुछ करने वाले नहीं है। इनने तो बस अपनी यूनिवर्सिटी चला रखी और उसमें बैठे हैं, और जो चल रहा है ढल रहा है उसको चलने दो। भारत में कोई सुधार करने वाला नहीं है। पहले जो हमारे विद्वान थे वो जो कर गए सो कर गए। अब जितनी भी यूनिवर्सिटियों में सूर्य सिद्धांत चला रखा है उसका कोई उपयोग नहीं है, और आप उसको लेके बैठे हैं। अरे दृश्य पद्धति को अपनाओ और दृश्य पद्धति की शिक्षा छात्रों को दो। अब दृश्य पद्धति की शिक्षा हम छात्रों को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसका गणित बहुत अधिक क्लिष्ट है और आपकी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर उसको नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए वो उसको बिल्कुल नाम लेना पसंद नहीं करते हैं और सूर्य सिद्धांत को लिए बैठे हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है, और मैं श्री द्वारका प्रसाद जी साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बार बार मेरे से ये कहा, तो आज मैं इस प्रकार का वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ, और ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।